नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर पर हम डिस्कशन करेंगे, जिसके तहत 5 बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मैंने न्यूज़पेपर से लिए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। हमारा जो पहला टॉपिक है ये जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी है, इससे संबंधित है। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि परिसीमन आयोग ने क्या सिफारिशें दी हैं। इससे पहले परिसीमन आयोग क्या होता है इसको मैं बहुत डिटेल में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो आपने अगर परिसीमन आयोग क्या होता है वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए परिसीमन आयोग ने क्या सिफारिशें दी हैं ये तो स्टेट स्पेसिफिक हो जाता है। इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना यूपीएससी में थोड़ी कम है, लेकिन परिसीमन आयोग क्या है, इसको लेकर संवैधानिक प्रावधान क्या है, परिसीमन आयोग की शक्तियां क्या होती हैं, संसद के पास किस तरह की पावर्स है परिसीमन आयोग को लेकर, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने पढ़ा दिया है, मेरी ड्यूटी देखिए यहाँ पर पूरी होती है, आपको लेकिन पढ़ना है, आपकी ड्यूटी यहाँ से शुरू होती है। आइए आज हम देखते हैं कि परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है। अच्छा, ये मैंने लिया क्यों है, क्योंकि देखिए एक्सप्लेनर में आया था द जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन रिपोर्ट। अब देखिए परिसीमन इसका मतलब क्या होता है, यानी कि सीमा का अंकन। दरअसल जब किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में, किसी रीजन में सीमाओं का अंकन किया जाता है और वहाँ पे जो है सीटों का जो आपने आवंटन किया है वो जनसंख्या को देखकर किया जाए, यानी कि वहाँ के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनको जनसंख्या के हिसाब से मैनेज किया जाए, और ये करने के लिए आप सीमाओं का अंकन करें, ये वाली चीज़ परिसीमन कहलाती है। ये तो आप समझ गए। अब देखिए जम्मू कश्मीर में 1995 में देखिए ये परिसीमन हुआ था और केवल 14 जिलों का ही हुआ था, और ये हुआ था 1981 की जनगणना के आधार पर। और इसके बाद फिर राज्य सरकार ने इसको देखिए 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया था। अच्छा, राज्य सरकार ने क्यों कर दिया था? दरअसल जो जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल पावर्स थी उसमें एक ये भी प्रावधान था कि लोकसभा की सीटों का जो परिसीमन होगा उसकी शक्ति तो केंद्र सरकार के पास होगी, लेकिन विधानसभा के लिए अगर परिसीमन कराना है तो उसकी शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास होगी। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर से उसका स्पेशल स्टेटस देखिए ले लिया गया है, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम ये अब ये कहता है कि जो राज्य विधानमंडल है इसके लिए भी जो निर्वाचन क्षेत्रों को आपने एडजस्ट करना है ये अब जो है केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, जैसा कि हो भी रहा है। अब देखिए क्योंकि ये रिपोर्ट आ गई है तो अब जम्मू कश्मीर में चुनावों को होने के लिए रास्ता जो है साफ हो गया है। देखिए लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया, तो अब जम्मू कश्मीर में कितनी सीट बच गई थी? 107 सीट बस बच गई थी। लेकिन जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम था वो दरअसल कहता था कि हमें जो है जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या रखनी है 114। इन 114 में से देखिए 24 सीटें तो क्या है, पाक ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर है उसके लिए है, और 90 सीटें जो है जम्मू कश्मीर के लिए है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, मैम जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वहाँ पे हम तो चुनाव नहीं करा सकते, फिर ये 24 सीटें क्यों रखी गई है? देखिए विधानसभा में इन 24 सीटों की जगह कुर्सियाँ खाली रखी जाती हैं, और भारत का ये स्टेटमेंट है कि जब कभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा अपना हिस्सा बन जाएगा तो हम वहाँ पर जो है निर्वाचन कराएंगे। अभी उस पर्टिकुलर एरिया के लिए 24 सीटें जो है छोड़ी गई हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इस आयोग ने क्या क्या सिफारिशें दी हैं, तो सीटों की संख्या में 7 का जो है इजाफा किया है, यानी कि 83 सीटों की बजाय अब 90 सीटें हो जाएंगी, जिसमें जम्मू में 6 सीट बढ़ेगी और 1 सीट जो है कश्मीर के लिए बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के लिए 5 सीटें होंगी, कहाँ कहाँ? बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू। इसके बाद देखिए विस्थापित कश्मीरी पंडितों को भी 2 सीटें देने की बात कही गई है, और परिसीमन आयोग ने ये कहा है कि अगर सरकार चाहे तो उनको नॉमिनेट कर सकती है, जिसमें से उन्होंने कहा है एक महिला होनी चाहिए और उनको पुदुचेरी की तरह वो है जो है वोटिंग के अधिकार भी होने चाहिए। इसके अलावा परिसीमन आयोग ने ये कहा है कि जो पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है वहाँ से जो विस्थापित होकर आए लोग हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने की बात आयोग ने कही है, यानी कि
आप जो है पीओके से विस्थापित होकर आए हुए लोगों में से किसी एक को भी जो है मनोनीत कर सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें आरक्षित रहेंगी और पहली बार राज्य में एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी 9 सीटें जो है आरक्षित रहेंगी। यहाँ पर मैंने देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई गई है। देखिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों का क्या गणित था। कुल सीटें थी 83, जिसमें से 46 कश्मीर में और 37 जो थी जम्मू में थी। अब कितनी हो गई है, 90 हो गई है, जिसमें से 47 कश्मीर में हो गई है, 43 जो है जम्मू में हो गई है। इसके बाद जो डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है वही डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप समझ गए। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, भारतीय नागरिकता। अच्छा, ये क्यों न्यूज़ में है? तो देखिए एक न्यूज़पेपर में ये एक आर्टिकल आया था कि सिटीजनशिप डिलेड, 800 पाकिस्तानी हिंदूज लेफ्ट इंडिया। दरअसल जो राजस्थान है वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हुए हिंदू फैमिलीज रह रही थी, लेकिन भारतीय नागरिकता उनको नहीं मिल पाई। सिस्टम में कुछ डिले हुआ, इसकी वजह से अब उनको देश छोड़ना पड़ा। और एक संगठन है, देखिए जो है आपका सीमांत लोक संगठन, इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है और इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो है इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार होने की अब संभावना है। तो अब देखिए हमारे यहाँ नागरिकता को लेकर क्या प्रावधान है वो हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, कभी भी न्यूज़ यानी कि कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस कंटेक्स्ट के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, जो आपका सिलेबस है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए देखिए संविधान का जो भाग 2 है, ये याद रखना है, वहाँ पे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता के बारे में चर्चा जो है की गई है। 1995 में नागरिकता अधिनियम देखिए आया था, जो 5 तरीके बताता है जिनके द्वारा आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। कौन से वो 5 तरीके? या तो आपका जन्म ही भारत में हुआ हो, या फिर वंश के अनुरूप आपके मम्मी पापा दादा दादी भारत के हों, या फिर पंजीकरण, आप रजिस्ट्रेशन करा के जो है भारत का नागरिक बनना चाहे, देशीयकरण नेचुरलाइजेशन इसके द्वारा, और साथ में क्षेत्र का समावेश। यदि कल को भारत सरकार किसी एरिया को अपने यहाँ मिला ले तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो ये वो 5 तरीके हैं जिनके माध्यम से भारत का नागरिक जो है बना जा चुका है। आप और मैं जन्म के अधिकार के तहत जो है नागरिक बने हैं। अब दरअसल अलग अलग रूल्स थे, अलग अलग कंडीशंस थी कि कब कौन जो है पाकिस्तान से भारत आया होगा तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, कब कौन भारत से पाकिस्तान गया होगा फिर वापस आया होगा तो नागरिक माना जाएगा, किसकी दादी दादा या फिर मम्मी पापा जो है भारत के होंगे तो उनको नागरिक माना जाएगा। देयर आर सो मेनी कंडीशंस। तो वो तो आपका स्टैटिक का पार्ट है, पॉलिटी में आप उसको पढ़िएगा, सर जो है क्लास में उसको बहुत अच्छे तरीके से कराते भी हैं। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट में जो डेवलपमेंट की है वो हमारे करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। दरअसल ये अधिनियम कहता है कि 2015 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, कौन कौन से लोग, जिसमें आते हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये दरअसल भारत में जब नागरिकता अधिग्रहण करना चाहेंगे तो प्रक्रिया को थोड़ा सा आसान जो है बना दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन सी कंट्रीज से कौन कौन से जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर वो वहाँ पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित होते हैं और फिर इस वजह से वो भारत आते हैं और ऐसा उन्होंने 2015 से पहले किया है, तो उनको देखिए नागरिकता दे दी जाएगी और इसके लिए जो है प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाया जाएगा। ठीक है, तो क्या आसान बनाया जाएगा? देखिए भारत की नागरिकता के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो पहले आपको कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता थी, इसको अब घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि आप 5 ईयर से इंडिया में रह रहे हैं तो नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण के तहत आपको नागरिकता जो है मिल सकती है। और ये किन लोगों के लिए? जिनके लिए मैंने आपको बताया जनरल, जो बाकी लोगों के लिए है वो देखिए 11 साल की अवधि ही अभी भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब 2 वर्ड में बोल रही हूँ, पंजीकरण और देशीयकरण। देखिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि अगर आप इतने सालों तक भारत में रहते हैं और फिर आप जो है डेडिकेटेड अथॉरिटी
के पास रजिस्टर कर देते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपके ऊपर कोई भी आपराधिक कानून के तहत कोई भी धारा नहीं लगी है और आप जो है ढंग से रह रहे थे, तो आप रजिस्ट्रेशन के तहत जो है नागरिकता भारत की ले सकते हैं। दूसरा कहता है देशीयकरण, आप 11 साल से जो है भारत में रह रहे थे, लगभग 12 साल, जिसमें से 1 साल से आप लगातार रह रहे हो, तो जो है देशीयकरण के तहत आप नागरिकता ले सकते हैं। तो ये जो है पंजीकरण, ये दरअसल आपका सेक्शन कौन सा है ये आपने मुझे बताना है, और देशीयकरण का सेक्शन कौन सा है ये आपने मुझे बताना है। मैं हिंट दे देती हूँ, सेक्शन 5 नागरिकता अधिनियम का और सेक्शन 6 उससे जो है पंजीकरण और देशीयकरण संबंधित है, लेकिन सेक्शन 5 में कौन सा आता है और सेक्शन 6 में कौन सा आता है ये आपने मुझे बताना है। अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर पंजीकरण या देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए उसको कुछ योग्यताओं को जो है पूरा करना होगा, कुछ कंडीशंस हैं उनको आपको जो है फुलफिल करना होगा। ठीक है, इतना आपने जो है ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, जो है आपका नॉर्दर्न आयरलैंड। ये दरअसल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। देखिए पहले एक मैप के द्वारा हम अवस्थिति को समझ लेते हैं, ताकि जब मैं बाद में आपको एक कहानी सुनाऊँ वो आपको समझ में आ जाए। ये देखिए क्या है, ये दरअसल क्या है, यूनाइटेड किंगडम है। इस यूनाइटेड किंगडम में, और यहाँ पर देखेंगे तो आपका आयरलैंड है। इस आयरलैंड का देखिए ये वाला पार्ट ऑरेंज कलर से ही दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि ये दरअसल ब्रिटिश के अधीन ही है। और जो येलो कलर का है ये देखिए अलग है, ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र तो वो भी है, लेकिन ये ब्रिटिश के फिर भी अधीन रह के स्वतंत्र है। तो आप देखेंगे कि इस एक द्वीप के अंदर 2 आयरलैंड है, एक आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है, एक आपका साउथ वाला है। साउथ वाले को रिपब्लिक आयरलैंड बोलते हैं। इन दोनों में बहुत ज़्यादा हिंसा इतिहास में हुई है, जिसको यहाँ के लोग द ट्रबल के नाम से जानते हैं। उस हिंसा की वजह से आज भी वहाँ पर जो है उसके घाव देखे जा सकते हैं, और वो फीस दोबारा ना आ जाए इसको लेकर देखिए चिंता व्यक्त की जाती है। अच्छा, दोबारा क्यों आएगा? अभी क्या हुआ है, जो यूनाइटेड किंगडम है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, ब्रेग्जिट हुआ है। तो ब्रेग्जिट का मतलब ये है कि जो सीमाएं पहले ओपन रहती थी यूरोप के अंदर वो बंद हो जाएंगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपने देखा है आयरलैंड है, तो यहाँ पर क्या है, एक दीवार जो है बनानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों आयरलैंड के बीच में एक बॉर्डर तो बनाना पड़ेगा ना। तो जो हमारा ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है ये नहीं चाहता कि जो खुली सीमाएं हैं ये बंद हो, और साथ में आयरलैंड के अंदर देखिए 2 पार्टी, एक यूनियनिस्ट है और एक रिपब्लिक्स है। यूनियनिस्ट जो है वो दरअसल ब्रिटिशर्स के प्रति जो है लॉयल है। जो रिपब्लिक्स है, ये आप कह सकते हैं जो नेशनलिस्ट पार्टी है, वो ये चाहती है कि दोनों आयरलैंड का जो है एकीकरण हो जाए। तो अब ये जो बॉर्डर लगने की संभावना है और ब्रेग्जिट के तहत जो एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से बिना किसी डील के डाइवोर्स ले लेगा, तो इसकी वजह से आयरलैंड में देखिए चिंता देखने को मिल रही है। तो इस सारी कहानी के बीच में एक वर्ड बार बार न्यूज में आ रहा है, द गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। ये क्या है? क्योंकि कई बार प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि हाल ही में द गुड फ्राइडे एग्रीमेंट न्यूज में देखा गया, ये किस कंट्री से या किस चीज से संबंधित है? तो आपको इसका आंसर फिर देना होगा। इसको समझने के लिए कहानी समझते हैं। देखिए ये जो आयरलैंड है इसका जो उत्तरी भाग था, यहाँ पर एक प्रोटेस्टेंट का आप कह सकते हैं लीडरशिप देने वाले राजा ने कब्जा कर लिया था। पहले यहाँ पे कौन था? कैथोलिक राजा था। देखिए ईसाई धर्म के 2 वर्ग होते हैं, प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। उसके बाद देखिए क्या हुआ, इन दोनों के बीच में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में तानातानी रहने लगी। आयरलैंड देखिए भारत की तरह ब्रिटिश का एक उपनिवेश था। जब ये आज़ाद हो गया तो 2 भागों में बट गया। क्यों? क्योंकि जो यहाँ वाले लोग थे नॉर्दर्न आयरलैंड वाले, ये दरअसल कैथोलिक जनसंख्या के साथ मिलकर नहीं रहना चाहते थे, तो इसीलिए इन्होंने सेपरेट रहना चुना। लेकिन धीरे धीरे धर्म की वजह से विद्वेष इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच बहुत ज़्यादा हिंसा होने लगी। हर गली के अंदर गोली चलने की आवाज़, हर गली में बम फूटने की आवाज़ जो है सुनाई देती थी। एक ब्लैक चैप्टर इस चीज़ को कहा जाता है। तो देखिए उसी टाइम पे जो इरिश रिपब्लिक आर्मी थी, है ना, IRA, ये भी देखिए बनी थी, और बहुत ज़्यादा छापामार युद्ध जो है ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने लड़े थे। फाइनली क्या हुआ, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के तहत दोनों के अंदर शांति समझौता हुआ, और लोगों ने कहा ठीक है भाई, हम लोग अलग अलग सेपरेट रहेंगे लेकिन थोड़ा शांति से रहेंगे। लेकिन अभी भी वहाँ पर जो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट हैं उनके चर्च अलग हैं, उनके बच्चों के स्कूल अलग हैं, ठीक है, तो दूरी तो अभी भी बनी हुई है। तो बस एक चिंगारी की देर है, जो दबी हुई आग है वो फिर से जल सकती है।
इसी चीज़ के मद्देनज़र ये जो है न्यूज़ में है और इसीलिए हम इसको जो है पढ़ रहे हैं। तो मैंने जितनी कहानी आपको सुनाई ये तो बस समझाने के लिए ज़रूरी थी, आपको क्या पता होना चाहिए ये मैं आपको पढ़ा देती हूँ। देखिए, जैसे सबसे पहले तो आपने क्या जाना है, यूनाइटेड किंगडम मतलब एक साझा साम्राज्य, इसके अंदर 4 देश है। एक तो इंग्लैंड है, हमें पता ही है। दूसरा देखिए नॉर्दर्न आयरलैंड जो मैंने आपको मैप में दिखाया, एक स्कॉटलैंड है और एक जो है वेल्स आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैप के अंदर तो देखिए ये है आपका स्कॉटलैंड, ये है आपका इंग्लैंड और ये है आपका वेल्स और ये है आपका उत्तरी आयरलैंड, और ये चारों मिलकर जो है आपका यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। यानी कि यूनाइटेड किंगडम का मतलब बस इंग्लैंड नहीं होता। अब आप देखिए आयरलैंड का मैप, तो ये आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है जो कि यूके का एक हिस्सा है, और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है जो कि एक अलग देश है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 2 भागों में, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, एक नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड क्या एक आज़ाद देश है, जबकि नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। गुड फ्राइडे समझौता 1998 में हस्ताक्षरित हुआ था और इससे जो है 1960 के दशक से उत्तरी आयरलैंड में जो संघर्ष चल रहा था वो समाप्त हो गया था, और 1990 के दशक से ये समझौता एक शांति प्रक्रिया में मील का पत्थर जो है साबित हुआ है, और इसने जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की जो है साझा सत्ता सरकार की स्थापना उत्तरी आयरलैंड में की है। इतना बस आपको जो है पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जो रामागुडम फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड है यानी कि RFCL है, इसको क्या है भारत को डेडिकेट कर सकते हैं। जो डेट ऑफ इवेंट है वो जल्दी बताई जाएगी। तो ये RFCL क्या है? पहली बात तो एक जॉइंट वेंचर है। ठीक है, किस किस के बीच में? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, उसके बाद इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसमें शामिल है। ये क्या है? ये दरअसल आपका एक गैस बेस्ड यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और भारत में आपको पता है हम यूरिया के लिए इंपोर्ट पर बहुत डिपेंड करते हैं। तो भारत सरकार का एक विजन रखा गया कि यूरिया के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना है, इसीलिए देखिए इस तरह के प्लांट की इनोग्रेशन को लेकर सरकार जो है काम कर रही है। अब देखिए ये क्या है, इस RFCL के तहत एक नया गैस आधारित ग्रीनफील्ड नीम कोटेड यूरिया प्लांट जो है लगाया जा रहा है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 3850 टन पर डे है। ये जो RFCL है ये एक उत्कृष्ट गैस आधारित इकाई है जिससे जो है यूरिया के सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भरता हासिल होगी। अब मैंने एक वर्ड यूज किया, नीम कोटेड यूरिया। ये क्या होता है? देखिए, उर्वरक विभाग ने सभी घरेलू उत्पादकों के लिए 100% यूरिया का जो उत्पादन है वो नीम कोटेड यूरिया के रूप में करना अनिवार्य कर दिया है। इस नीम कोटेड यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन का बहुत धीरे धीरे रिसाव होता है, एकदम से मेल्ट नहीं हो जाता। इस वजह से नाइट्रोजन उपयोग की दक्षता बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से सामान्य यूरिया की तुलना में नीम कोटेड यूरिया की खपत थोड़ी सी क्या है कम हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे बेनिफिट देता रहता है। अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है? नई यूरिया नीति। इसमें क्या है, स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करना 2015 की है, यूरिया इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और सब्सिडी के बोझ को थोड़ा सा युक्ति संगत बनाना। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए इसी के तहत कि नई निवेश नीति क्या है। इसीलिए सिर्फ करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, उसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं, जो जो कीवर्ड है उन सबको पढ़ते हैं। तो देखिए, नई निवेश नीति जनवरी 2013 में आई। ठीक है, 2014 में यूरिया के क्षेत्र में नए निवेश की सुविधा मिले, भारत को यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए इसको देखिए कब 2014 में संशोधित किया गया था, 13 में आई थी, 12 में इसकी जो है घोषणा हुई थी। ये आप समझ गए। अब हम देखते हैं अपना आज का लास्ट टॉपिक। इसके बारे में ज़्यादा आपने पढ़ना है क्योंकि राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता यानी कि सैंडव सभ्यता का एक स्थल है, और ये आपके देखिए प्राचीन भारत के इतिहास का एक पार्ट है। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि जो राखीगढ़ी में स्केलेटन्स मिले थे उनके DNA सैंपल जो है एनालिसिस के लिए सेंड कर दिए गए हैं। कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती और घग्गर नदी के बीच पड़ता है, घग्गर नदी के तट पर ये अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में भारतीय क्षेत्र में सबसे विशालतम ये नगर है। यानी कि देखिए मोहनजोदारो जो आपका हड़प्पा है वो तो पाकिस्तान में भी पड़ता है ना, ठीक है, बहुत सारे और भी कुछ ऐसा है जो पाकिस्तान में पड़ता है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो वो राखीगढ़ी है, इतना आपने ध्यान रखना है। फिर उत्खनन इसका शुरू हुआ 97-99 में, किसने किया? अमरेंद्र नाथ ने किया। इसकी जो टाउन प्लानिंग है वो आज की जो स्मार्ट सिटी की प्लानिंग होती है इसके जैसी है। अच्छा, ये क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ से प्राक हड़प्पा के भी हमें
देखिए सबूत मिले हैं और परिपक्व हड़प्पा युग के दोनों कालों के प्रमाण जो है यहाँ से मिले हैं। यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली है, जैसे दुर्ग प्राचीर मिला है, अन्नागार मिला है, स्तंभ युक्त मंडप मिला है, ठीक है। उसके अलावा जो है ऊंचे चबूतरे पे बनाई गई अग्नि वेदिकाएं आदि भी मिली हैं। अब आपने राखी गढ़ी के बारे में बहुत डिटेल से जो है अपनी स्टैटिक की बुक से यानी कि प्राचीन भारत की बुक से पढ़ना है, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बस आज का वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और लगातार इन वीडियोस के साथ बने रहिए। धन्यवाद।